अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे। वैसे तो बेशुमार मौजूआत हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक बात कही गई आज। अता बंदयाल साहब हमारे चीफ जस्टिस जो हैं, उन्होंने एक इशाइया भी दिया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से ज़्यादा जजेस ने उसमें शिरकत की। इसके अलावा आज रिमार्क्स भी आए कि सियासत ने माहौल जो है, यानी कहने का मकसद कि अदालती माहौल को गंदा कर दिया है। और बहुत सी इस तरह की मामलात हैं जो सियासत जो है गर्मा गर्मी चल रही है। लेकिन सियासत की इस हीट में जो एक चीज हम नजरअंदाज कर गए वो है कि जो मजदूर है और वो जिदोजहद करने वाला, वो इकोनॉमिक इंजन जो वैल्यू एडिशन करता है, जो कौमों को तकवीयत देता है, वो दहकान, वो मजदूर, वो अपना खून पसीना बहाने वाला, जिसकी वजह से ये सरमायादार भी अपना सरमायादार मजीद बड़े सरमायादार बन जाते हैं, सन्नत को चलाता है, लेकिन जबकि वो अपने घर का चूल्हा भी चलाने के काबिल नहीं है। इसके लिए बेशुमार किस्म की तंजीमें बनी। माजी का लेफ्ट ले लें, फिर राइट, वो राइट और लेफ्ट में भी आप देखें कि वो भी कोई बाद में पॉकेट यूनियंस बनाई गई। आजरों ने आजर अजीर, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं आने की नहीं दिखाई देती। और बहुत तरह बंदा है मजदूर के औकात। हमारी खुश नसीबी है कि आज हमारे साथ जुल्फकार सरमदी साहब तशरीफ रखते हैं। एक तारीख है मजदूर और अजीर की तहरीक में, इनका एक बाकायदा पूरा मुकाम है और इन्होंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, बहुत से मामलात में एक्टिविज्म भी दिखाई, और ये नेशनल लेबर फेडरेशन के साबिका सदर हैं। जनाब जुल्फकार सरमदी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखें, मैं तो हमेशा सरमदी साहब इसको समझता हूं, जब लफ्ज मजदूर आता है जुबान पे तो उसका मतलब जिदोजहद। तो इंसान जो दुनिया में आया है तो वो जिदोजहद उसका सबसे बड़ा खासा है, या उसका मैं समझता हूँ फख्र है कि ह्यूमैनिटी में, कि जिदोजहद से, जैसे हमारे भी इस्लाम का भी एक बुनियादी कन्विक्शन है, फेथ है, कि आपने अमल से, मेहनत से, दयानतदारी से अपने लिए कमाना है, औलाद के लिए कमाना है, और इंसानियत में भी अपना हिस्सा डालना है। तो मैं हमेशा ये समझता रहा, या अब भी समझ रहा हूँ, गालिबन सही हूं कि गलत हूं, कि इकोनॉमिक इंजन सरमायादार नहीं होता। इकोनॉमिक इंजन अवाम, आपका स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर होती है। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारी ये है कि मेहनत कश जो लफ्ज़ है जी, इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर को अल्लाह का दोस्त करार दिया है। और मेहनत कश वो है कि जो अपने हाथ से मेहनत मजदूरी करता है और हलाल कमाकर अपने बच्चों को खिलाता है। पाकिस्तान का मेहनत कश इस लिहाज से आज मुश्किल सूरत हाल से दो चार है कि रोज़ बरोज़ सरमायादारी निज़ाम जो है वो हमारे मुल्क के अंदर जड़ पकड़ होता जा रहा है। मजदूर जो है वो उसके औकात कार जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है, लेकिन उसकी उजरत जो है वो कम होती चली जा रही है। और मजदूर की उजरत कम होने की वजह बुनियादी तौर पे ये है कि इस मुल्क का निज़ाम जी, जो सिर्फ सरमायादारों के गिर्द घूमता है, और सरमायादारों के यानी गिर्द कवानीन भी उन्हीं की इमा पे बनते हैं। सरमायादारों का जो ये निज़ाम है, इसने पूरे मुल्क के निज़ाम को जकड़ लिया है। जकड़ लिया जी, और उसकी बुनियादी, यानी सरमाया हमें डिक्टेशन कर रहा है। जी जी, सरमाया हुकूमत कर रहा है इस वक्त बुनियादी तौर पर। लेकिन हमारा मुल्क कई मराहल से गुजरा तो है माजी में। देखें, एक दौर था कि जब लेबर की बड़ी जय जयकार थी और
देखें एक बड़ी अवाम के अंदर उमंगें थी और लोग इतना मेरे ख्याल किसी सिपाही से मोहब्बत नहीं करते होंगे जितनी मजदूर से होती थी। यूनियंस कितनी ताकतवर होती थी। देखिए बदकिस्मती ये है कि हर दौर के अंदर मजदूर के नाम को इस्तेमाल किया गया है, यानी इस्तेसाल ही किया गया उसका। जबकि मजदूर को मिला कुछ नहीं। जी 1972 के अंदर 70 और 71 के अंदर। जी जी, मैं उस तरफ भी आने लगा, लेकिन अच्छा किया आपने बात कर दी। 1970-71 के अंदर मरहूम जुल्फकार अली भुट्टो ने, जो बुनियादी तौर पर खुद बहुत बड़े जगीरदार थे, उन्होंने सियासी फवायद हासिल करने के लिए मजदूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने ये सारी जो तहरीक थी वो सरमायादारों की तरफ मोड़ दी, सनतकारों की तरफ मोड़ दी। उन्होंने मजदूर, लेकिन उन्होंने शराइत तो कर गए थे मजदूर। मैं गुजारिश करता हूँ, उस दौर के अंदर ट्रेड यूनियन का उठान हुआ है। उस दौर के अंदर ट्रेड यूनियन जो है वो वाज़िया तौर पर जो है वो सामने आई है और कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट भी, लेकिन का तस्वर भी तब भी हमारे यहाँ लागू हुआ। इससे पहले 1969 में बाकायदा तौर पर इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस जो है वो बन चुका था। गालिबन वो अयूब खान का दौर था मेरा ख्याल। जी नहीं, वो याह्या खान का दौर था और मरहूम एयर मार्शल नूर खान ने जो है वो लेबर पॉलिसी जी उस वक्त पेश की। इसमें तीनों जो कंपोनेंट्स थे, आजर, अजीर और गवर्नमेंट जी, ये मौजूद थे और इनके सामने वो लेबर पॉलिसी जो है वो बनाई गई। 3 दिन कराची के अंदर इसकी बाकायदा तौर पर कॉन्फ्रेंस हुई है सरोजा। अच्छा, अजीर का इंटेक था उसमें? जी जी, बिल्कुल शामिल था। अच्छा, शामिल था। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बुनियादी, ये लोग सुनना चाहते हैं ना कि ये अजीर के साथ हुआ क्या। जी जी, मैं गुजारिश कर रहा हूं, अजीर खुद तो नहीं कमजोर पड़ गया या कॉम्प्रोमाइज कर गया? नहीं, ये आपने ये भी आज सच्ची बात। जी जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। तो उस दौर के अंदर जो है वो पहली दफा मजदूर को जो है वो यूनियन बनाने का बाकायदा तौर पर हक हासिल हुआ था। ठीक। अयूब खान के दौर के अंदर ट्रेड यूनियन पे एक तरह की खुद साख्ता पाबंदी थी, वो मार्शल के ज़ाब्ते कुछ लगा दिए गए थे और उस की वजह से जो है वो मजदूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं था, मेहनत कशों का, बिलखसूस सनती मुलाजमीन का। तो इसका फायदा भुट्टो साहब ने उठाया और उन्होंने जो तहरीक चलाई और उन्होंने उन हालात का फायदा उठाते हुए जो है वो जो आवाज़ उठाई, इससे उस वक्त का मेहनत कश, उस वक्त का गरीब जो है रोटी कपड़े और मकान के नाम पर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। लेकिन इसका एक जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ट्रेड यूनियन को। अच्छा, वो तो नेशनलाइजेशन भी शायद इसी तस्वर से कर रहे थे जी, मैं मजदूर को मालिक बना दूंगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मैं सनतकारों को, सरमायादारों को जो है वो चौकों में खड़ा करके टिकटिकी से बांध के कोड़े मारूंगा। तो ये मजदूर के लिए एक ऐसी बात थी कि तो वो चूंकि फेस कर रहा था ना साल से, उसने इसका तस्वर भी कभी नहीं किया था कि एक ऐसा दौर आएगा कि हम इतने खुद मुख्तार, इतने एम्पावर्ड हो जाएंगे। और फिर ये कहा कि मैं सनतकारों में मालिक बना दूंगा। हाँ। और इसी पैराए में जो है वो नेशनलाइजेशन भी की गई और कुछ फॉर्मूला दिया भी गया। जी जी। अच्छा, अब देखें सिर्फ 1972 के अंदर EUBI एक्ट जो है वो दिया गया। वो तो अभी भी लागू है, जो अभी तक लागू है। लेकिन वो तो अजीर की कामयाबी है वैसे जी। भला उनकी भी होगी गवर्नमेंट की, लेकिन अजीर ने वो मैं गुजारिश करूं। और इसी दौर के अंदर जो है वो हम लोगों को बता देंगे एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट। जी जी, यानी कि उम्र सीधा जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन जो रियासत की तरफ से मिलती है, उसके बारे में कह रहे हैं सर मलिक साहब जनाब। अच्छा, उसके बाद जो मामला हुआ वो ये है कि ट्रेड यूनियन जो है, चूंकि उस वक्त हालात की एक अजीब सिचुएशन पैदा हुई थी और ख़ुद हुकूमत या सियासी लीडर जो है वो अपनी लीडरी को चमकाने के लिए जब अपनी सारी सियासत का रुख जो है और एक कसीर तबके को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए जब उन्हें रोटी कपड़े और मकान के अलावा सरमायादार के खिलाफ उभारेगा,
उनके खिलाफ इश्ताल दलाएगा, तो उसकी लाजमी वजह है कि फिर जो ट्रेड यूनियन उस दौर के अंदर वजूद में आएगी वो पुरतशद्दद होगी। और यही सूरत और ये लोगों ने देखा, यही सूरत हाल जो उस वक्त बनी, और उस और लोगों ने गिले भी किए कि जी इन्होंने लोगों को हक के नाम पे, आगाही के नाम पे और बदतमीज बना दिया। ये चूंकि ट्रेड यूनियन अपने आप को उस वक्त मुनज़्ज़म नहीं कर सकी, और ट्रेड यूनियन अपने आप, कंसेप्ट तो बुनियादी तौर पे अच्छा था। नहीं, मैं कंसेप्ट अच्छा था, कंसेप्ट को तो नहीं आप क्रिटिसाइज कर, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन बात यह है कि जो यकदम ट्रेड यूनियन वजूद में आई, उसका सारा रुख ये ऐसा तो नहीं कैदी को फौरी आजाद कर दिया जाए तो वो आजादी संभाल ना सके, यही आप ये तो नहीं हुआ कुछ, यही आप तस्वर कर लें। उसका नतीजा ये निकला कि फिर आपस में मुखालफतों के अलावा ये नहीं है कि जहाँ एक तरफ रोटी कपड़े मकान का नारा लगाया गया, वहाँ उस दौर के अंदर बेशुमार तशद्दुद के वाक़यात हुए, बेशुमार लोग जो हैं वो उन्हें जानों से हाथ धोना पड़ा। कानूनी टेक्सटाइल मिल जो है वो इसकी जिंदा मिसाल है। और पेशावर में, लाहौर में और सनती इदारों के अंदर सरमादार और सनतकार के दरमियान एक टकराव की शक्ल जो है, एक जंग थी। ये और उसी जंग का नतीजा है कि सरमायादार और मजदूर के दरमियान जो एक तफावत पैदा हुआ है, तो उसी का नतीजा है शायद आज तक भी आज भी हमारा सनतकार जो है वो पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद होने के बावजूद, आइन में उसका हक दिए जाने, तंजमन साजी का हक दिए जाने के बावजूद वो ट्रेड यूनियन को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये इतना लंबा इंतकाम और इस्तेसाल, ये भी देखिए इसकी इंसान अपनी इस्लाही कर लेते हैं। इसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है मेरा अजीर मुनज़्ज़म नहीं हुआ बाद में शायद। नहीं, अजीर देखें, वो अजीर पहले वो लेफ्ट का भी तो अजीर था, बड़ा ताकतवर था, बड़ा लोगों को इंस्पायर करता था। देखें ट्रेड यूनियन को जो है वो और आप लोग भी यौम खंदक से फिर कॉम्प्रोमाइज करके यौम मई पे आ गए। नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अच्छा, मैं आपके पहले सवाल का जो जवाब दे दूं कि अब जो सिचुएशन है वो ये है कि सरमायादार जहां एक तरफ ट्रेड यूनियन को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, वहां उसकी बुनियादी हालत अब ये भी बन गई है कि इस मुल्क के अंदर असेंबलियों में बैठने वाले लोग जो हैं, पहले जागीरदार थे, अब सरमायादार हैं, कैपिटलिस्ट आ गया। जी, नवाज शरीफ साहब के दौर में 85 में जो सहूलतें ट्रेड यूनियन को हासिल थी, जो ज़ियाउल हक साहब के मरहूम के दौर में जो ट्रेड यूनियन की सहूलतें कुछ हासिल थी और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना नहीं बनाया जाता था, उसकी बुनियादी वजह भी ये बनी कि 85 के बाद सरमायादारों का एक नुमाइंदा जो है वो एक बड़ी पार्टी की शक्ल में जब इक़्तिदार में आया, तो बहुत सारे सरमायादारों को जो है फिर ये उन्हें सहूलतें और मराहत मुयस्सर आ गई कि वो किसी कानून को ना माने, वो मिनिमम वेज ना दें, वो लोगों को मराहत ना दें, खुद साख्ता इस्तिस्ना हासिल कर लिया। नहीं, इत्तिसाल का सिलसिला शुरू हो गया। ये मैंने आपने याद करा दिया। मैं उस वक्त एक बहुत बड़े अखबार का चीफ रिपोर्टर था, तो मैंने उन्हें सवाल किया था, आप मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों भाई बैठे थे, तो उस वक्त ये वजीर आजम ही थे। तो मैंने कहा जी ये बात सुने, आप जागीरदारों को आप भी तो तनकीद करते रहे हैं, तो ये जो सरमायादार तबका है ये तो जागीरदारी की एक नई शक्ल है और इस्तेसाल की नई शक्ल है। तो इस पर वो ब्लश करने लग पड़े, लाल सा हो गया मुंह, जैसे गुस्सा कर गए। तो शहबाज शरीफ मुझे इशारे करने लग पड़े कि छोड़ दो ये सवाल, छोड़। तो बात तो फिर तकरीबन वही है कि पहले जागीरदार उसकी शक्ल आई, नई शक्ल आ गई, न्यू कैपिटलिस्ट आ गया। देखें पहले उस दौर के अंदर न्यू फ्यूडल आ गया। उस दौर के अंदर मैं माशाल्लाह की बात करता हूँ कि ज़ियाउल हक साहब के माशाल्लाह के दौर के अंदर जहाँ सनती तनाज़ा किसी जगह भी पैदा होता था, तो माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बाकायदा रोज़ की रिपोर्ट जो है कि जहाँ तनाज़ात हैं, जहाँ डिस्प्यूट है, वो मुझे रोज़ आगाह किया जाए। अच्छा, और उस पर फिर अमल दरामद भी होता था। किसके हक में ज्यादा होता है? वर्कर्स के हक में। अच्छा, जी, वर्कर्स के हक में। और ये कहा जाता था कि जहाँ से वर्कर जो है वो निकला है उसको ड्यूटियाँ दिलवाई जाए। जहाँ कहीं डिस्प्यूट पैदा हुआ है तो कहा जाता था सरमायादार को
कि इस पे बैठ के बातचीत के जरिए से इस मसले को जो है वो हल किया जाए। एडीआर का कंसेप्ट, ADR एक तरह के जी जी। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लेकिन यानी अदालतों में या लेबर कोर्ट्स में जाए बगैर जी करने जी। पहले। अच्छा, उस दौर के अंदर ट्रेड यूनियन को एक तरह से जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, अच्छा, और यही वजह है कि उस दौर के अंदर ट्रेड यूनियन परवान चढ़ी है। आप ज़िया साहब के दौर में? ज़िया साहब के दौर, और ज़िया साहब के दौर सिर्फ ट्रेड यूनियन परवान नहीं चढ़ी, बहुत सारे लोगों को जहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हुए हैं वहाँ उन्हें प्रॉपर मराहत भी मिलती रही हैं। लेकिन स्टूडेंट यूनियन को तो शायद उन्होंने बैन कर दिया था। देखिए, ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। हम्म। मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर दो ही एक ऐसी ये दो अमली सी है अदारे हैं हमारे जी। एक तो जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे, मुकामी हुकूमतें, मुकामी, और दूसरा तलबार यूनियन, हाँ जिसकी वजह से क्यादत जो है वो मुयस्सर आती थी, वहीं से क्यादत उभरती थी, ग्रो करती है। अब वो रास्ते रोक कर जो है वो एक तरह से आपने स्टैग्नेशन पैदा कर दी ना, बंद बांध दी गई है। और अब जो है वो सिचुएशन जो है वो ये बन चुकी है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के अंदर आपको बिलावल साहब मिलेंगे, आपको जो है वो नून लीग के अंदर जो है वो पूरा ख़ानदान जो है मिलेगा, और उन्हीं के हाथों में जो है वो क़यादत होगी, और बाकी जो है वो उनके साथ इस तरह काम कर रहे होंगे जैसे उनके मुलाजिम हैं। ये पूरी एक जो है वो इन्होंने जागीरें बना ली अपनी सियासत को। और आज देखें जो सिचुएशन और सूरत हाल बनी हुई है, आज की सिचुएशन, चूँकि मैं सियासी हवाले से बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज जो सिचुएशन बन गई है वो ज़ाती दुश्मनियों पर जो है मोहित हो गई। और ये जो यानी अजीर भी तकसीम आपस में निफाक है। देखे, अजीर तकसीम जो नहीं आपके यहाँ भी तो देखे ना, कई वर्कर्स फेडरेशन है, मैं अटेंड करता रहता हूँ मुख्तलिफ आपके, कुछ तो ILO के बड़े मंजूर नजर हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं जी हम कोशिश करते हैं। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, वो भी कोई, मेरा ख्याल है किसी को कुछ मिलता है किसी को नहीं मिलता, दावे ज्यादा हैं। और जी वर्कर्स के लिए तो बड़ी सहूलतें हैं, ILO को जब वफ्द आता है उसको बड़ा कुछ दिखाया जाता है, वो प्रेजेंटेशंस बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन बाद में जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं तो अजीब तो बेचारा रो ही रहा है, परेशान है। देखिए, यहाँ ILO के नुमाइंदों को बुला के शहबाज शरीफ सब जब वज़ीर आला थे, पंजाब के वज़ीर आला थे, तो उस वक़्त एक सैफरीकी जो है वो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। अच्छा। पीसी होटल में। उसमें भी उन लोगों को बुलाया गया था, वर्कर्स यूनियनों को, फेडरेशनों को, कि जो किसी मामले पे एतराज़ ना करें, हक बात ना करें, और कोई ऐसी बात ना करें जिससे जो है वो ILO के नुमाइंदों को आगाही हासिल हो। लेकिन इसका तमाम तर फ़ायदा ये इसलिए बुलाई गई थी, इसका तमाम तर फ़ायदा चूँकि ILO की तरफ से और यूरोप के जहाँ एक्सपोर्ट आप करते हैं, हाँ जी, तो वहाँ ये कहा गया था कि यहाँ ट्रेड यूनियन को आज़ादी हासिल नहीं। तो उन्होंने तीनों नुमाइंदों को इकट्ठा करके दरअसल ट्रेड यूनियन के फ़ायदे या उस पर ILO के नफाज के लिए बात नहीं की थी। ये सिर्फ ये था कि एक्सपोर्ट का सिलसिला जो है वो खुल जाए और सरमायादार को जो है वो उसमें रिलीफ हासिल हो, उसका कारोबार में इजाफा किया जाए। हर दौर के अंदर जो है वो वर्कर्स को दबाया गया है, हर दौर के अंदर जो है उसके हालात कार को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। किसी दौर के अंदर वर्कर्स को प्रॉपर जो है वो मराहत हासिल नहीं हुई जी। और यही वजह है कि आज 75 साल गुजरने के बावजूद आज का मेहनत कश जो है वो मजलूम है, वो पसमानदा हो गया, वो हर हकूक से महरूम है, वो हर आसाइश और मराहत से महरूम और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मजरूह, वो मजरूह हो गई। अच्छा, ये मुझे आपने बड़ा अच्छा कंसेप्ट याद करा दिया। मैंने एक दौर में CSS ऑफिसर रहा, तो वहाँ हमें वो पढ़ाते थे कि जी एक कोयले की वो जो फैक्ट्री है उसमें एक मजदूर काम करता है, तो वो झुक के कोयला उठाना, भट्टी में फेंकना, तो उन्होंने थोड़ी सी एक रिसर्च की, तो उन्होंने कहा ये बार बार झुकता है तो उसकी कमर में एक थकावट आती है, एनर्जी कम होती जाती है। तो उन्होंने एक मामूली सी इम्प्रोवाइजेशन करके एक ऐसा बेलचा बड़ा बना लिया, आप तो समझते होंगे सारा कंसेप्ट, जिसको वो खड़े खड़े एकदम अपने पाँव से शवल कर देता था और उससे आउटपुट भी बढ़ गई। फिर उन्होंने एक तजुर्बा किया कि ये जो कमरा है इसमें जितना गुलूमी होगा तो उसकी आंखों पे, उसके दिमाग पे एक अजीब सा असर आएगा।
तो इस तरह का तो मैंने देखा है कि मेरा आजर जो है इतनी तो खेचल करता ही नहीं है कि देखिए- उसको इतना माहौल दे रहे, हालांकि आउटपुट उसी का बढ़ेगा, वैल्यू एडिशन उसकी ज्यादा होगी। मजदूर को तो वो इतना सा देगा ना, कोई 10% दे देगा, इतना क्या 5% भी शायद नहीं आता मजदूर के से। और फिर मैंने कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री में लोगों को टीबी लगते देखा, टेक्सटाइल का ये जो रुई उड़ती है जहां पे। अच्छा जनाब, बातें तो बहुत उम्दा आप कर रहे हैं माशाल्लाह। तो थोड़ी सी हमें अब ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद फिर दोबारा। तो नाज़रीन हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हूं। जी ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी सरमदी साहब, आप तो तारीख है पूरी, नेशनल लेबर फेडरेशन का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ एक इस पूरे मुल्क की इकोनॉमिक इंजन को चलाने में एक बड़ा किरदार रहा है। एक दो वो किरदार भी डिस्कस करें जो जो चैलेंजेस आपने फेस किए, और आज का मजदूर, एक माजी में हम चले जाते हैं, मिर्जा इब्राहिम की यूनियन आती है, बशीर बख्तियार साहब को मैंने इंटरव्यूज की, उनके साथ गपशप की। एक ऐसा था कि जैसे यानी कि खुर्शीद साहब भी देख लें, या और भी मुझे कुछ नाम इस दिन में नहीं भी आ रहे, लेकिन ऐसा था कि जैसे उनका जिंदगी का एक मिशन है, एक पैशन है। वो मजदूर की एक शान थी। वैसे वो शान सिर्फ उसका पैसे से तो तल्लक नहीं है, मेरा कमिटमेंट से तल्लक है। देखिए, बड़ी रिस्पेक्ट थी मुआशरे जी, में। इस हवाले से मैं या ये हमारी को कदरें गिर गई, कुछ ये वजह तो नहीं? मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया कि 85 के बाद ट्रेड यूनियन को बैक गियर लगाए। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद एक प्री प्लान के तहत ट्रेड यूनियन के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से उसको पीछे की तरफ धकेला गया है। और हुकूमत और सरमायादार इस हवाले से अपनी पॉलिसी में कामयाब है। उसकी दूसरी वजह जो है वो ये है कि वर्कर्स के अंदर इत्तेहाद नहीं रहा। ये बुनियादी वजह ही है। वजह ये है। और सिर्फ इत्तेहाद की बुनियाद पर मामला नहीं है। अब जो है वो बेशुमार लोग ट्रेड यूनियन के अंदर ऐसे लोग आ गए हैं जो प्रोफेशनल नहीं, जो सिर्फ नजरियात अपने पेश नजर नहीं रखते, बल्कि उनका बुनियादी मकसद पैसा कमाना है। और अक्सरियत जो है आज ट्रेड यूनियन में वो नाम निहाल लीडरों की है, और सिर्फ मुफादात के लिए जो है वो बराह रास्त एम्प्लॉयर या आजर के साथ वो काम कर रहे हैं। अब अगर कोई यूनियनें सरवाइव कर रही हैं तो वो सिर्फ वफाकी हुकूमत के या पंजाब हुकूमत के जो सरकारी इदारे हैं उनके अंदर, या मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर। अच्छा, अदरवाइज बाकी बेशुमार, यानी सरवाइव से मुराद है कि वो अपने राइट्स भी ले रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी। अच्छा, राइट्स ले रहे हैं किसी हद तक। अच्छा, लेकिन ये तो यानी जुज़वी तौर पे एक अच्छी खबर है। लेकिन अक्सरियत जो है सनती इदारों के अंदर वहां पॉकेट यूनियनों को रवाज दिया गया है। और ये रवाज जो है वो लेबर डिपार्टमेंट के जरिए से 88 के बाद तसलसल के साथ ये दिया गया है। हर अदारे के अंदर पूरा आपका मुल्तान रोड है, कोट लखपत है, आपका शेहूपुरा रोड है, या बाकी सनती जितने भी हैं उनके अंदर लेबर डिपार्टमेंट के जरिए से, इसमें लेबर डिपार्टमेंट ने भी ज़ाती फ़ायदे उठाए हैं, माली फ़ायदे उठाए हैं। और लेबर डिपार्टमेंट जो है वो उसने हर जगह 2-2 यूनियनें बनाई हैं। क्योंकि कानून के अंदर जो है वो ये है कि एक यूनियन या 2 यूनियनें रजिस्टर्ड करवाने की सूरत में आपको मेंबरशिप की कदगन नहीं है। अच्छा, नहीं, एक तो होता था कि 9 से ज़ायद मुलाजिम हों तो गालिबन किसी एक फैक्ट्री में, या नहीं, कानून के अंदर ऐसी कोई कदगन नहीं है। अच्छा, ये 2010 का कानून जो शहबाज शरीफ साहब लाए थे, इसमें इन्होंने 50 तक की कदगन लगाई थी कि 50 कम से कम होने चाहिए, कम से कम 50 होने चाहिए, तो फिर बनेगी वो। ठीक है, लेकिन वो कदगन बाद में ट्रेड यूनियनों के जो है वो एहतजाज करने की वजह से ये हज़फ कर दिया गया उसमें। ठीक है, 2010 यानी अगर 2 मुलाजिम भी हैं तो तब भी वो बना सकते, इसमें कोई कदगन नहीं है। ठीक है।
अब तीसरी यूनियन पे जो है वो आपको जो है वो 1/5 और अब कानून के अंदर 20% जो है वो मेंबरशिप आपको दरकार होगी। तो ये ट्रेड यूनियनों का रास्ता रोकने के लिए ये जो है वो इसलिए ये प्री प्लान के तहत 2 यूनियन हर अदारे में बनाएगी, पॉकेट यूनियन। और 2002 का कानून आया था, इसमें ये लिखा था कि हर यूनियन जो है वो बुनियादी तौर पर किसी फेडरेशन के साथ उसका इलाक होगा। अच्छा, और फिर ये रेफरेंडम, फेडरेशन कितनी है आपकी? फिर ये रेफरेंडम करवाना भी ये भी जरूरी होगा। अच्छा, अब उसके बाद जो है जहां पॉकेट यूनियन थी वहां लेबर डिपार्टमेंट की मिली भगत से कागजों के अंदर से रेफरेंडम करवाए जाते थे। अच्छा, यानी रेफरेंडम असल में होता ही नहीं था। जहां पॉकेट यूनियन है वहां बेशुमार अदारों के अंदर खुद यूनियन का जो खुद साख्ता सदर और जनरल सेक्रेटरी है, ये अहदेदार है, उनको पता नहीं हम इसके अहदेदार हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि वहां अगर रेफरेंडम और इलेक्शन होता है तो हमारी ये बदकिस्मती है कि वो इलेक्शन जो है वो जैली कार्रवाइयां भेज के लेबर डिपार्टमेंट से उसकी मंजूरी, यानी वो जो बैलेटिंग भी जाली सारा कुछ जैसे हम रिगिंग का इल्जाम बड़े इलेक्शन में लगाते हैं, जी, इस तरह वहां भी होती है। वहां उससे भी ज्यादा डब्बे भी उठा लिए जाते हैं, सारा कुछ बैलेट पेपर भी छपते थे, यानी ताकत का इस्तेमाल भी होता है भेजा। उस पे खुद बैठ के मोहरें भी लगाई जाती थी, स्टैंपें भी लगाई जाती थी और सारा कुछ होता था। अब 2012 का कानून आया तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई। वो प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई 18वीं तरमीम के बाद। ये मैं समझता हूं कि जो पार्टियां थी उन्होंने सुबाइयत के नाम पे, सूबाई इख्तियारात के नाम पे जो खेल खेला है, मैं इसको खेल कहूंगा, जो खेल खेला है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो ट्रेड यूनियनों को पहुंचा है। अच्छा जी, उसकी वजह यह है कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर सूबाई सतह पर लेबर कवानीन नहीं है, नेशनल सतह पे, पूरे कौमी सतह पे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बरतानिया ले लें, अमेरिका ले, जितने दुनिया के ममालिक हैं, जितने भी भारत की क्या पोजीशन है? भारत के अंदर भी ये, भारत में भी शायद कौमी सतह पे, कौमी नेशनल सतह पे है। जी सही है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इन्होंने जो है कानून साजी के नाम पर यानी इसको टुकड़े कर दिया सूबों में। जी, सूबों में तकसीम कर दिया। अब किसी सूबे का कानून किसी दूसरे सूबे से मुताबिकत ही नहीं रखता, पहली बात तो ये है। अच्छा, आपस में बेशुमार तजादात है इसके अंदर। अच्छा ठीक। दूसरी जो अहम बात है वो ये है, अच्छा कोर्ट्स पे आ जाएं, आपकी जो लेबर कोर्ट्स मैं इस बात को जरा मुकम्मल कर लूं। दूसरी बात ये है कि 2012 का कानून बाद में बना है। अच्छा। और उसके अंदर ये लिखा गया कि कोई ऐसा अदारा जिसकी एक ब्रांच दूसरे सूबे में होगी तो वो अदारा ट्रांसफरेंशियल कहलाएगा, बैनुल सूबाई अदारा कहलाएगा। अच्छा ठीक। इसके नाम पे सरमायादार ने फिर फायदा उठाया और उन्होंने जहां यूनियनें मौजूद थी फैक्ट्री की सतह पर, किसी अदारे की सतह पर, जो उसको समझा जाता है कि मजदूरों की यूनियन है, तो उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि हमारा अदारे की एक ब्रांच कोयटा में है, हमारे अदारे की एक ब्रांच जो है वो खैबर पख्तून में है या सिंध में है जी, तो ये अदारा जो है वो ट्रांसफरेंशियल अदारा है और ये लोकल यूनियन जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। अच्छा, इस वजह यानी उन्होंने हर सूबे में इस्तेमाल किया, हर सूबे दूसरे सूबे का नाम लेके। जी। इसकी वजह से बेशुमार वर्कर्स के जिनके केस लेबर कोर्ट्स के अंदर थे वो इन्फ्रक्चुअस हो गए, वो सारे के सारे जो है ना वो वापस NARs को भिजवा दिए गए। इससे एक ये कि 8 साल तक जिनकी ऐसे वर्कर जिनकी एविडेंस हो चुकी थी, जिनका केस महफूज था फैसलों के लिए, वो हजारों केस जो है वो सारे के सारे फिर नए सिरे उठा के उनको NRC बनवा दिया। अच्छा, ये NRC में मैंने देखा कि बड़े बड़े अच्छे कदावर जजेस भी आए, जस्टिस मुनीर मुगल और सारे, ये मैंने पढ़े लिखे भी और बड़े दीनदार लोग। वहां पे लेबर को ज्यादातर मिला है, रिलीफ मिलता रहा? देखें वहां भी जहां तक सरमायादार ज्यादा, जहां तक रिलीफ का ताल्लुक है ना, वो तो किसी जगह आज तक वर्कर को नहीं मिला ही नहीं। मैं अपनी मिसाल देता हूं आपको। मैं पैकेजेस के अंदर काम करता था 1982 से लेके, मुझे जो है वो एक ना करदा जुर्म की सजा दी गई, निकाला गया।
40 साल तक मेरा केस जो है वो चलता रहा। हाई कोर्ट से जाके मुझे मेरा केस फैसला बहस के बाद महफूज कर लिया गया। अच्छा अच्छा। और दोबारा मुझे नहीं बुलाया गया कि फैसला सुनाने के लिए। और आपकी गैर मौजूदगी में सुना गैर मौजूदगी में वही डेट डाल के, जिस डेट पे महफूज फैसला किया गया था, वही डेट डाल के 2 महीने के बाद मुझे मेरे इल्म में आया कि मेरा तो फैसला हो चुका है। ये तो कोई बदनीति अदालती सिस्टम के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, जहां तक अदालती सिस्टम का तल्लुक है, पूरा का पूरा अदालती निजाम और सिस्टम जो है वो सरमायादार को सपोर्ट करता है, उसकी मुट्ठी में। इसलिए नहीं अच्छा, इधर कोई शो कॉज का कोई तस्वर नहीं है कि जी आपको मसलन अगर आपके खिलाफ एक्शन लेना है तो आपको शो कॉज नोटिस जारी किया जाए कि जी आप बताएं वजह कि आप मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और आपको ये क्लॉज का इतलाक होगा। आफ्टर ऑल मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप अप्लाई करता है, क्या करता है यहाँ? देखिए, अगर मास्टर सर्वेंट आता है इसमें? जी मैं अच्छा, हाई कोर्ट से अगर किसी का केस उसके खिलाफ होता है जी, वो उसमें हाजिर हो या अजीर हो, ठीक है, तो उनको हक हासिल है कि वो 60 दिन के अंदर अंदर विद इन 2 मंथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे। ठीक है। जब एक बंदे को एनआरआईसी के खिलाफ अपील भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं, एनआरआईसी बराबर नहीं है। एनआरसी के खिलाफ पहले वो वहां का जो है वो फुल बेंच में जाएगा। अच्छा, फुल बेंच उनका, ठीक है, और फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा और फिर प्रोसीजर जो है फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट क्या होता है? ये है सीबीए, आजकल एग्जिस्ट करता है। सीबीए जो है ये एग्जिस्ट करता है। ये लोगों को थोड़ा समझाएं, सीबीए और ट्रेड यूनियन। देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक तो किसी इदारे में जहां 1 यूनियन होगी, ठीक है, एक यूनियन लोकल सतह पे, तो वहां पर जो है वो यूनियन अगर मतलूबा मेंबरशिप जो है वो देगी, ठीक है, और उसको जो है वो उसकी वेरिफिकेशन होगी और वो साबित होगा कि ये इतने मेंबरान की हिमायत हासिल है। वेरीफाई कौन करेगा? लेबर डिपार्टमेंट, ट्रेड यूनियन। अच्छा, ठीक है। और वो उसको फिर जो है वो सीबीए सर्टिफिकेट जारी कर देगा। जहां एक से जायद यूनियनें होंगी वहां पर सीबीए तो कोई एक ही होगी। मैं वही कहूँ, वहां पर मुतलका अदारे के वर्कर्स को जो है वो मौका फराहम किया जाएगा बजरिया बैलेट कि वो अपनी बार्गेनिंग के लिए किसी एक यूनियन का जो है वो मुंतखब करे। अच्छा, बजरिया बैलेट। ठीक। देखिए, यहाँ बदकिस्मती एक और आ गई है कि इसी ट्रांसफॉर्मेंशल के नाम पे पहले होता था लोकल सतह पे कि 1/3 जिसके पास मेंबरशिप है तो वो यूनियन जो है वो ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट, वो 1/3 ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज की 1/3 जिसके पास है वो रेफरेंडम में हिस्सा लेगी। अगर किसी ने रेफरेंडम की, मतलब मैंने दरख्वास्त दी है, तो एम्प्लॉयर इसमें मुदाखलत ये करता था कि वर्कर्स को डरा धमका कर या ये एतराज़ लगा के और रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन मिली भगत से उसकी इंक्वायरी करता था और वो कहता था कि ये आपकी दरख्वास्त जो है ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करती, इस वजह से जो है आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती, या उस पर टेक्निक्स के साथ ऐसे डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए जाते थे कि कई साल रेफरेंडम नहीं होता था। ठीक, और वो मुलतवी ठीक, और मुलतवी होता चला जाता था, फिर अदालतों में मामला जाता था, फिर अदालतें कहती थी और इस तरह सिलसिला चलता था। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पर कॉन्टिनेंट, अब आपका जो केस है अब वो कहाँ स्टैंड करता है? वो खत्म हो गया, क्योंकि मैं यानी आपको एक तरह बहाली का हुक्म दिया? जी नहीं, बहाल है। मेरी दरख्वास्त, मेरा केस ही मुस्तरद कर दिया। अच्छा, मेरी अपील खारिज कर दी। 30-40 साल के बाद आपका केस मुस्तरद कर दिया? देखिए, पहले लेबर कोर्ट ने की जी, फिर NIRC लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए आप, फिर उसके बाद मैं हाई कोर्ट में गया। ठीक है, ठीक, हर जगह मेरे खिलाफ फैसला हुआ और मेरे फैसले को मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बददियांती नहीं हो सकती कि हकायक सूरत हाल को झुठलाते हुए फैसला मेरे खिलाफ दिया गया मिली भगत की वजह से। और यही वजह है कि वर्कर्स को आज जो है वो इंसाफ मुयस्सर नहीं है। मैं नहीं, सैकड़ों हजारों ऐसे लोग, लेकिन वो वर्कर्स होते थे, उनकी जो एक मुनज़्ज़म पावर थी, वही जो जिसको आज हम कल जश्न मनाते हैं जी मई 1 और वर्कर्स का इत्तेहाद, वो तो कहीं दिखाई नहीं देता। आप भी
यौम खंदक से फिर यौम मई में आ गए, और देखिए जहाँ ये तक एकदम रेडिकल यौम मई दो इंतहाओं में यौम मई का जहाँ का तक सफर लग रहा है। यौम मई का जहाँ तक ताल्लुक है, उसको आप ओनरशिप तो देते हैं ना। मैं गुजारिश करता हूँ, यौम मई का अब तस्वर सिर्फ छुट्टी की हद तक रह गया है, उसका बाकी और कोई मकसद नहीं रहा। यानी मजदूर की वो जो अजमत थी, मजदूर की वो जो शान थी, सारी उसका जो इशार था, अब कुर्बानी देखें थी। हुक्मरान जो है वो सिर्फ बयान देना समझते हैं कि यौम मई पे बयान दे दिया और बाकी मामला जो है नहीं सरमदी साहब, हुक्मरान से तो आप क्यों तवक्को रखते हैं? आपका लीडर कहाँ नहीं, है? आपका लीडर मैं वो जोश पैदा, वो ताकत, वो हकूक की जंग क्यों नहीं लीड कर रहा? वो मैंने पहले अर्ज किया कि ट्रेड यूनियनों के अंदर वो इत्तेहाद नहीं रहा। यानी यानी सरमायादार ने असल काम ये किया कि आपके अंदर निफाक डाल दिया। जी नहीं, उसने नहीं डाला। अच्छा, हमारे लोगों ने खुद डाल दिया। देखें हमारे लोग अपने काज के साथ अक्सरियत जो है वो मुखलिस नहीं रही। क्या ये तो नहीं वो कोई नजरियात का, अगर राइट लेफ्ट कोई ठीक है, सरमायाकारी शराकती निज़ाम, सोशलिज्म, लेफ्ट राइट की वो जो थी माजी की, कम्युनिज्म के खात्मे के बाद अब राइट और लेफ्ट वाला तस्वर वो तो वैसे खत्म हो गया। ठीक, तकरीबन दुनिया सारी एक ही जैसी, एक ही जैसी। अब चाइना जो है, मैं चाइनीज, मेरे दोस्त हैं काफी, मैं चाइना जा भी रहा हूँ 5वीं मरतबा, तो वहां हम जाके कहते हैं जी वो हमें पार्टी को तो आप कम्युनिस्ट कहते हैं, बट वी आर नॉट कम्युनिस्ट। हमने अपनी कुछ चीनी खसूसियात के साथ अपना निज़ाम चला लिया, तो हमारा निज़ाम क्यों नहीं चल रहा? देखिए हमारा निज़ाम इस वजह से नहीं चल रहा। पहली बात तो ये है हमारे अंदर पोटेंशियल तो बेशुमार है, पोटेंशियल है, मेहनत का जज्बा है, जी पोटेंशियल है, सब कुछ है। हमारी ट्रेड यूनियनों को जो ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट था आज तक उससे आगा नहीं हुई, पहली बात है। हाँ, ये तो वाकई मेरे ख्याल लोगों को ऐसे ही कि ट्रेड यूनियन है जी एक कुछ जैसे एक फसाना होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब यूनियनें इस वजह से बनाई जाती हैं कि मुझे गाड़ी मिल जाएगी। अब यूनियन इसलिए बनाई कि मैं छुट्टी से ससरा हासिल होगा। अब मुझे जो है मर्जी फरलो लगा ली, अब आराम से घर बैठे। अब मुझे जो है वो ट्रेड यूनियन में इसलिए बनाता हूँ, और ट्रेड यूनियन जो मैं बनाता हूँ वो एम्प्लॉयर का टाउट बन के बनाता हूँ, और मैं उससे जब मर्जी 10-5 लाख रुपया लेके सारे मुफादात जो है वो से हासिल होते हैं, सारे मुफादात। मेरा इस वक्त कहने का मकसद ये, जो आपने सवाल किया कि इस वक्त ट्रेड यूनियन की उसको नीचे आने, सत्ता से नीचे आने की वजह से, या उरूज जो है वो जवाल की तरफ बदलने की वजह से, वजह बुनियादी तौर पर यह है कि हमारी ट्रेड यूनियन जो है वो उसको मुफादात ने घेर लिया है। और दूसरी बात यह है कि ट्रेड यूनियन अब इस वजह से सर्वाइव नहीं कर सकती कि कोई भी आने वाली हुकूमत जो है वो ट्रेड यूनियन को फलने फूलने नहीं देना चाहती। सरमायादार, जागीरदार, जहाँ एक तरफ किसानों को उसका हक नहीं मिल रहा, वहाँ वर्कर्स को भी हक मुयसर नहीं आएगा। और वो हक इस वजह से मुयसर नहीं आ रहा कि सारे सरमायादार जो अपने आप को बज़ाहिर इलेक्शन के अंदर गरीब का हमदर्द करार देते हैं, वो असेंबलियों में जाके सिर्फ अपने मुफादात के गिर्द उनकी सारी सियासत जो है वो घूमती है, और कवानीन इस तरह के बना लिए जाते, कवानीन इस तरह बने, और कवानीन पे अब अमल भी नहीं हो रहा। अब कवानीन तो ये इशू है ना जी कि अमल दरामद तो है ही नहीं। अब किसी कवानीन पे अमल दरामद नहीं, ना अदालतों से इंसाफ है, ना लेबर कवानीन पे जो है वो अमल दरामद है, ना अदालतें इंसाफ कर रही हैं, और ना मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मिनिमम वेज आप देखें, मैंने एक सेक्रेटरी हैं उनसे, सेक्रेटरी लेबर, उनसे सवाल किया कि हुकूमत अगर तनख्वाहों में इजाफा करती है और उस पर अमल दरामद की इस्तेदाद नहीं रखती तो फिर ये इजाफा क्यों करते हैं? और इसमें तो मैंने सरवदी साहब सुना कि वो कह रहे हैं हम 32,000 कर देंगे मिनिमम वेज, लेकिन वो कोई हुक्म तो नहीं होता, एनफोर्समेंट तो नहीं उसकी साथ हुक्म होता है उसका, कल या वो एडवाइस होती है। कल नून लीग की सीनियर नायब सदर है मोहतरमा मरियम साहब, उन्होंने कल कहा कि 35,000 जो है वो तनख्वाह की है, और मेरा ये मुतालबा है वजीर आजम साहब से, मैं सिफारिश करती हूँ कि 40,000 किया जाए। उन्हें ये नहीं पता कि 25,000 तनख्वाह जो है वो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है, और 25,000 की हालत भी ये है कि 99% अदारों में उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हाँ, ये तो सही नहीं, लेकिन एनफोर्समेंट का हुक्म है उसमें। बिल्कुल है बिल्कुल है। अच्छा, लेबर जैसे आप सिंध वाले कह रहे हैं हम 32,000 करने लगे। देखे मेरी बात सुने, मिनिमम वेज बोर्ड जो है, हाँ जी, ये उसका इख्तियार हासिल है कि वो सिफारिश करे, जिसमें वर्कर्स के नुमाइंदे होते हैं,
जिसमें हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, जिसमें अच्छा सरमदी सनअतकार साहब, बातें तो बहुत होनी थी, लेकिन चूंकि जाहिर है और भी प्रोग्राम आगे होते हैं तो हमारा वक्त हो गया। तो इंतहाई खुशी हुई जनाब आपसे बातें सुन के। मजदूर तो जो है वो जदोजहद की अलामत है, इकोनॉमिक इंजन है हमारा इस मुल्क का। तो आपका बड़ा मशकूर हूँ मैं, आप तशरीफ बहुत लाए। बहुत तो बहुत बहुत नाजरीन, शुक्रिया। आपने सारी बातचीत सुनी एक लेबर लीडर नेशनल लेवल की, जिनका इतना स्ट्रगल है, और उन्होंने बताया आपको कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट क्या है, ट्रेड यूनियन का बुनियादी कंसेप्ट क्या है, और किस तरह हर जगह पे हर फोरम पे एक बदनीति और मिली भगत और गठजोड़ पाया जाता है कि जो किसी ना किसी तरह मजदूर को, दहकां को, किसान को ना मुतहद होने दे रहा है, ना मुनज़्ज़म होने दे रहा है, ना उसको एम्पावर होने दे रहा है, ना उसको आगे बढ़ने दे रहा है। हालांकि मजदूर की जो एम्पावरमेंट है या उसका आगे बढ़ना है या बढ़ोतरी है, वो ना सिर्फ पूरे मुआशरे की बल्कि आपकी पूरी मईशत को एक महमेज लगाने के मुतरादिफ है। और अगर मईशत को महमेज लगेगी तो सरमायाकार या सरमायादार वो और मजीद खुशहाल होगा। ये मखमसा, ये मुहिम्मा कब हल होगा? अल्लाह करे कि ये वक्त भी आए कि हम वो दिन देखें कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना बहाने से पहले मिल जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।